मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नव वर्ष 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का हमारा इस वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और टॉपिक का नाम क्या है, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या डिफरेंस है। तो अब आप लोगों के मन में एक बात हमेशा आती होगी कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल, इन दोनों में कोई डिफरेंस होता है? जी हाँ, होता है। अब आप एक बात बताइए, आप क्या सुनते हैं न्यूज़ में? आज मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसला लिया गया। हम लोग ज़्यादातर यही सुनते हैं कि मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसला लिया गया, बहुत कम ही सुनने में आता है कि मंत्रिपरिषद की बैठक में ये फैसला लिया गया। तो आज हम इस डाउट को दूर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल, सदस्य संख्या ज़्यादा कि जो मंत्रिपरिषद है इसमें जो सदस्य होते हैं, सदस्य कौन होंगे? जो सांसद होंगे राज्यसभा या फिर लोकसभा से। जो मंत्रिपरिषद है उसकी जो सदस्य संख्या है वो ज़्यादा होती है, लेकिन जो मंत्रिमंडल है उसकी जो सदस्य संख्या है वो कम है। ऐसा क्यों है? तो इसका क्या मतलब हुआ, ये देखिए आप। जो मंत्रिमंडल है वो मंत्रिपरिषद के अंदर से ही बनता है। देखिए, जो मैंने कहा उस पर ध्यान दीजिए कि जो मंत्रिमंडल है वो मंत्रिपरिषद के अंदर से ही बनता है। मतलब क्या है कि जो मंत्रिपरिषद है उसमें ज़्यादा सदस्य होंगे और जो मंत्रिमंडल है उसमें कम सदस्य होंगे। ऐसा क्यों है? देखिए, जो मंत्रिपरिषद है इसमें मंत्रियों की जो तीनों श्रेणियां हैं, अब जो मंत्री हैं वो तीन श्रेणी होती है उनकी, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। ये जो तीनों की तीनों श्रेणियां हैं, ये सभी के सभी इनके जो सदस्य होते हैं वो सभी के सभी मंत्रिपरिषद के अंदर आते हैं। लेकिन इनमें से जो इंपॉर्टेंट मंत्री होते हैं, मतलब जो बड़े मंत्री होते हैं, जिनके विभाग जैसे रेल विभाग, गृह विभाग, मतलब जैसे जो गृह मंत्रालय हो गया, रक्षा मंत्रालय हो गया, मतलब कि जो गृह मंत्री जी हो गए, रक्षा मंत्री जी हो गए, वित्त मंत्री जी हो गए, रेल मंत्री हो गए, तो ये सभी के सभी आ जाते हैं कैबिनेट के अंदर। तो अब देखिए, मंत्रियों की तीनों श्रेणियां, कैबिनेट, राज्य मंत्री, उप मंत्री, ये सभी मंत्रिपरिषद में आएंगे। लेकिन इनमें से ये जो कैबिनेट है इसके जो सदस्य होंगे वो मंत्रिमंडल में जाएंगे। तो अब ये एक बात बताइए, जो मंत्रिमंडल है, ये जो मंत्रिपरिषद है, जो मंत्रिपरिषद है वो संयुक्त रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? वो होती है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। आप सभी लोगों ने ये बात बहुत बार पढ़ी होगी कि जो मंत्रिपरिषद है उसका उत्तरदायित्व तो लोकसभा के प्रति होता है, और वो भी संयुक्त रूप से, मतलब सारे के सारे मंत्रियों का। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं या जो मंत्रिमंडल के सदस्य बनेंगे वो सिर्फ लोकसभा से ही बनेंगे। जी नहीं, मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य राज्यसभा से भी हो सकता है, लोकसभा से भी हो सकता है। तो एक बात और यहाँ पे अब आप अपना कंफ्यूजन दूर कीजिए कि क्या सिर्फ संसद के सदस्य ही मंत्रिपरिषद के सदस्य हो सकते हैं? बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान से सुनिए कि मान लीजिए जैसे कोई सदस्य है, मान लीजिए उसको कुछ भी नाम है, जैसे उसका नाम है अभी, वैसे ही ले लेते हैं एग्जाम्पल। अगर ये मंत्रिपरिषद का सदस्य चुनना है, किसको चुनना है? प्रधानमंत्री जी अगर चाहें कि मेरे को अभी को मंत्रिपरिषद में या मंत्रिमंडल में शामिल करना है तो वो कर सकते हैं। यहाँ पे एक कंडीशन होती है कि कोई भी मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है अगर प्रधानमंत्री जी चाहे, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर उसको राज्यसभा या फिर लोकसभा उसकी सदस्यता ग्रहण करनी होती है। अगर वो राज्यसभा या लोकसभा में 6 महीने के अंदर चुना जाता है तो वो मंत्री रहता है, अन्यथा वो मंत्री नहीं रहेगा, उसको त्यागपत्र देना होगा, उसकी सीट चली जाएगी। तो ये बात तो मैंने बताई आपको। तो इसमें जो मंत्रिमंडल है इसमें सिर्फ कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। तो देखिए, जो मंत्री है, जो मंत्रिपरिषद है उसमें ज़्यादा सदस्य हो गए, मंत्रिमंडल में कम सदस्य हो गए। अब जो मंत्रिमंडल है उसमें सारे महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं। थर्ड पॉइंट देखिए, राजनीतिक निर्णय लेकर मंत्रिपरिषद को निर्देश। कि देखिए, जो मंत्रिपरिषद है वो एक बहुत बड़ी इकाई है, उसमें बहुत लोग होते हैं, बहुत से सदस्य होते हैं, बहुत से संसद के सदस्य होते हैं। तो वहाँ पे फैसले नहीं होते, फैसले होते हैं, जो मुख्य फैसले होते हैं वो मंत्रिमंडल की बैठक में होते हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, वित्त मंत्री, रेल मंत्री, ये सभी के सभी बैठ के फैसले करते हैं, और जो इनकी बैठक में निर्णय होता है उस निर्णय को बताया जाता है मंत्रिपरिषद को। अब एक बात यहाँ पे ध्यान से समझिए, एक वर्ड होता है संयुक्त उत्तरदायित्व, कि जितने भी मंत्रिपरिषद के सदस्य होंगे उन सभी का संयुक्त उत्तरदायित्व होता है लोकसभा के प्रति। इसका क्या मतलब हुआ? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए बैठक का क्या मतलब है। बैठक मतलब 2, 4, 5 बंदे बैठ के बैठक करेंगे, निर्णय लेंगे कि हमें किसी काम को किस तरह से करना है। तो मान लीजिए मंत्रिमंडल की बैठक चल रही है, रक्षा मंत्री बैठे हैं, गृह मंत्री बैठे हैं, मोदी जी बैठे हैं, प्रधानमंत्री बैठे हैं, तो वो फैसला कर रहे हैं। अब जैसे उनमें जो बैठक के अंदर कुछ बात हुई, वहाँ पे सभी के सभी अपनी एडवाइस देते हैं। मतलब कोई प्रस्ताव पास करना है या किसी बात पे कोई निर्णय लेना है तो कहेंगे
कि नहीं ये ऐसा नहीं होना चाहिए, इसमें ये चेंज होने चाहिए। मतलब बैठक के अंदर आप कुछ भी अपनी बात रखिए, जो अगर आपकी बात एक्सेप्ट हो ना हो वो अलग बात है, आप वहाँ पे अपनी बात रख सकते हैं। आप सभी का जो संयुक्त निर्णय होगा उससे एक फैसला लिया जाएगा। तो अगर मंत्रिमंडल की बैठक में कोई फैसला लिया गया तो ये नहीं है कि किसी मंत्री यानी उस मंत्रिमंडल की बैठक में जो जो मंत्री उपस्थित थे उनमें से किसी एक मंत्री को वो फैसला अच्छा नहीं लगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उस फैसले के बाहर यानी बैठक के बाद बाहर आके उस फैसले का विरोध करेगा। जी नहीं, उन सभी को उस फैसले के अकॉर्डिंग काम करना होगा। अगर किसी, अब देखिए, अब आप कहेंगे कि वो तो खुश नहीं है, अगर मान लीजिए कोई मंत्री उस फैसले से और फैसला हो गया तो क्या होगा? वो मंत्री क्या करता है, अगर वो खुश नहीं है, उसकी वहाँ पे विचारधारा मेल नहीं खा रही है तो उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन ये नहीं है कि वो सरकार के उल्टा चलेगा। सरकार ने अंदर मंत्रिमंडल की बैठक में कुछ फैसला हुआ और कोई मंत्री उसके अपोजिट काम नहीं करेगा। मतलब सभी के सभी एक तरीके से संयुक्त रूप से काम करेंगे और संयुक्त रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। अगर कोई मंत्री उस फैसले से संतुष्ट नहीं है तो मतलब वो सरकार से संतुष्ट नहीं है, तो आप अपना इस्तीफा दे सकते हैं। इसके कार्यों का निर्धारण मंत्रिमंडल करता है। ये तो बात आपको समझ ही आ गई होगी कि राजनीतिक निर्णय मंत्रिमंडल लेता है और फिर जो मंत्रिपरिषद है उन कामों को करती है। मतलब मंत्रिपरिषद कौन से काम करेगी? जो मंत्रिमंडल द्वारा निर्णय लिए जाएंगे। मंत्रिपरिषद निर्णयों को लागू करती है। मंत्रिपरिषद द्वारा अपने निर्णयों के अनुपालन की देखरेख। मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया, मंत्रिपरिषद को बताया। अब जो मंत्रिपरिषद है वो संयुक्त रूप से उत्तरदायी है, सभी के सभी उस फैसले के अकॉर्डिंग जो लिया गया है उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो मंत्रिमंडल के जो ऊपर वाले मंत्री हैं, मतलब जो बड़े मंत्री हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो देखेंगे कि हमने जो फैसला लिया था मंत्रिपरिषद के सारे सदस्य उस फैसले के अनुरूप काम कर रहे हैं या नहीं। ठीक है। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मंत्रिपरिषद है क्या उसका वर्णन संविधान के मूल रूप, संविधान कब बनकर तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949, लागू हुआ 26 जनवरी 1950, जिस दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, रिपब्लिक डे। तो पूछा जाता है कि जब हमारा संविधान लागू हुआ क्या उस समय मंत्रिपरिषद से रिलेटेड हमारे संविधान में कुछ लिखा गया था? तो आपका आंसर होगा जी हाँ। मंत्रिपरिषद का जो वर्णन है, जो उसका जिक्र है, उसके बारे में जो बताया गया है संविधान के मूल स्वरूप में वो शामिल है। अब आप कहेंगे कहाँ पे शामिल है, तो मैं आपको बता दूं आर्टिकल 74, आर्टिकल 75, आप इनको पढ़िए, आप समझ जाएंगे कि वहाँ पे मंत्रिपरिषद के बारे में लिखा गया है। क्या लिखा गया है? ये लिखा गया है कि जो आर्टिकल 74 है या 75 है, इनमें बताया गया है कि राष्ट्रपति जी की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होगी और उसका हेड प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, ये बात यहाँ पे लिखी गई है। फिर यहाँ पे आ गए हम कि ये संविधान के मूल स्वरूप में शामिल नहीं है। अब आप प्लीज ईमानदारी से बताइए कि क्या आपको पता था, अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि कैबिनेट जो वर्ड है वो मूल स्वरूप में, यानी जब संविधान तैयार हुआ था, लागू हुआ था, उस समय कैबिनेट कहीं लिखा गया था संविधान में? जी नहीं, कहीं नहीं लिखा गया था। क्या आपको इस बात का पता था? ये कहाँ पे लिखा गया है? अब एक बात बताइए, मैंने कहा उस समय नहीं लिखा गया था, तो क्या अब वर्तमान में लिखा गया है संविधान में? जी हाँ। कहाँ पे जिक्र है? आर्टिकल 352, आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल। तो जब आप यहाँ पे इसको पढ़ेंगे तो आपके लिए हमारे भारत के संविधान के 2 संशोधन बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं पढ़ने। वो कौन कौन से हैं? 42वां संविधान संशोधन और 44वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? जब हमारे भारत देश में आपातकाल, आंतरिक आपातकाल लगा हुआ था। उस समय प्रधानमंत्री जी कौन थे? प्रधानमंत्री जी उस समय हमारे भारत देश की श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। 44वें संशोधन हुआ जब हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई बने। तो 44वें संविधान संशोधन में क्या हुआ? इसमें वो एक फैसला लिया गया। फैसला क्या लिया गया कि जो राष्ट्रीय आपातकाल कौन लगाता है, आपातकाल की घोषणा कौन करता है? सबसे पहले तो आपको पता होगा राष्ट्रपति जी करते हैं। राष्ट्रपति जी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा क्या स्वयं से करते हैं? जी नहीं, स्वयं से तो नहीं करते। प्रधानमंत्री जी उनको सलाह देते हैं। अब क्या सिर्फ प्रधानमंत्री सलाह देते हैं? जी नहीं, ये इंपॉर्टेंट बात है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल से सलाह करेंगे और फिर उसके बाद जो फैसला लिया जाएगा उसके बारे राष्ट्रपति जी को कहेंगे कि अब जरूरी हो गया है, आप राष्ट्रीय आपातकाल लगा दीजिए, उसकी घोषणा कर दीजिए। तो यहाँ पे यही लिखा गया है, 44वें संविधान संशोधन में यही कहा गया कि जो प्रधानमंत्री है वो अकेले राष्ट्रपति को परामर्श नहीं दे सकता कि आप राष्ट्रीय आपातकाल लगा दीजिए। अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है, कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है कि आपातकाल लगाना जरूरी हो,
तो प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल से सलाह करेगा और मंत्रिमंडल लिखित, ध्यान से दीजिए बात, लिखित रूप में राष्ट्रपति को आपातकाल लगाने की सिफारिश करेगा कि आप ऐसा कर दीजिए, तो जाके राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। तो मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या डिफरेंस है आप सभी को समझ आ गया होगा। मंत्रिपरिषद एक बड़ा है, मतलब उसमें ज़्यादा सदस्य होते हैं, बड़ी इकाई है, बड़ा निकाय है। लेकिन जो मंत्रिमंडल है वो मंत्रिपरिषद का एक पार्ट है। क्यों है? क्योंकि जो मंत्रिमंडल है उसमें सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर्स आते हैं, लेकिन जो मंत्रिपरिषद है उसमें कैबिनेट मिनिस्टर, मतलब कैबिनेट मिनिस्टर, राज्य मंत्री, उप मंत्री, ये सारे के सारे आ जाते हैं। अब एक संविधान संशोधन हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं यहां पे लिख देता हूं, 91वां 91st संविधान संशोधन कब हुआ था? 2003। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें क्या कहा गया है कि जो मंत्रिपरिषद है उसका जो आकार होगा वो लोकसभा के जो कुल सदस्य हैं, लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 545। तो जो लोकसभा के कुल सदस्य हैं, मतलब ये जो 545 कुल सदस्य हैं, इनका सिर्फ 15%, मतलब इनमें 545 का 15% जितना भी बनेगा आप लोग निकाल लीजिए कि इससे ज़्यादा सदस्य मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं किए जा सकते। मतलब 545 का जो 15% बनेगा, सिर्फ उतने ही सदस्यों को मंत्रिपरिषद में जगह दी जा सकती है, इससे ज़्यादा सदस्यों को मंत्रिपरिषद में जगह नहीं दी जाती। अब देखिए ऐसा क्यों किया गया, बताइए, सोचिए ऐसा क्यों किया गया। कि देखिए जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ और शुरुआत में इलेक्शंस हुए तो सबसे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बने, फिर लाल बहादुर शास्त्री जी बने, फिर इंदिरा गांधी जी आई, श्री राजीव गांधी जी आए। तो यहाँ पे क्या होता था उस समय यानी देखिए सरकार बनाने के लिए आपको पूर्ण बहुमत की आवश्यकता होती है। कितना होता है? 273, मतलब आधे से एक ज़्यादा सीट हो चाहे तो आपको पास पूर्ण बहुमत है। तो अगर आपको पूर्ण बहुमत नहीं मिलता तो फिर आपको सरकार बनाने के लिए जो राजनीतिक दल होते हैं वो आपस में गठबंधन करते हैं। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ इस संशोधन के बारे कि उसमें होता है गठबंधन। तो गठबंधन में जो दल हैं वो सभी चाहेंगे कि हमें भी मंत्रिपरिषद में महत्वपूर्ण पद मिले, हमें मंत्रिमंडल में ऊपर के पद मिले। तो फिर वहाँ पे क्या होता है, अगर जैसे अब बहुत सी पार्टियों ने आपस में गठबंधन करके सरकार बना ली, लेकिन उन सभी को संतुष्ट करने के लिए उनकी भी कुछ आशाएं हैं कि अब वो सरकार में है, कोई भी अगर पार्टी है अगर उसके कम सांसद भी हो तो वो समर्थन तभी देता है जब उसको कुछ वादे किए जाते हैं कि हम आपके लिए ये काम करेंगे, तो वो भी चाहेगा कि हमें मंत्रिपरिषद में जगह मिले। तो फिर क्या होता है, वहाँ पर दबाव बनता है कि हमें भी मंत्रिपरिषद में जगह मिलनी चाहिए। तो ऐसा करके क्या हो जाता है, कई बार अगर गठबंधन सरकारें हों तो मंत्रिपरिषद जो है उसकी सदस्य संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसको रोकने के लिए ये कहा गया 91वें संविधान संशोधन 2003 में कि 15% से ऊपर कि लोकसभा की जो कुल सदस्य संख्या है 545, उसके 15% से ऊपर, 545 का 15% निकाल लीजिए, उससे ऊपर मंत्रिपरिषद का आकार नहीं जाएगा। मतलब 15% से कम या 15% तक ही रहेगी, लेकिन 15% से ऊपर नहीं जाएगा। तो ये 91वें संविधान संशोधन में बात कही गई। तो ये डिफरेंस है मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में। अगर आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।